नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मावानी क्यूरियसली एजुकेशन में आपका बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 10 अप्रैल 2022 है, दिन है संडे एंड आई एम श्योर यू ऑल आर एंजॉयिंग योर वीकेंड। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करेंगे। पिछले एक हफ्ते के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम एक बार फिर से देखेंगे और उनको रिवाइज करेंगे। राइट, वीकली रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। तो चलिए आज की डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। मेकिंग ग्राउंड वोटर विजिबल, द हिंदू का ये आर्टिकल है। वर्ल्ड वोटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। इससे पहले भी हमने वोटर के बारे में, पानी के बारे में बात की थी। इस साल की जो थीम है दैट इज ग्राउंड वोटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ग्राउंड वाटर जो है वो विजिबल नहीं होता है, लेकिन अब इसको विजिबल बनाने की ज़रूरत है, यानी कि इसके बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये जो इस साल की थीम है उसका प्राइमरी फोकस यही है कि जो ग्राउंड वाटर है उसका रोल वाटर एंड सैनिटेशन सिस्टम में कैसा है, एग्रीकल्चर में उसका कंट्रीब्यूशन कैसा है, कितना है, इंडस्ट्री, इकोसिस्टम, क्लाइमेट चेंज अडॉप्शन। तो ये सारे अलग अलग एरियाज में ग्राउंड वाटर का जो रोल है उस पर लोगों का ध्यान जाए, उस पर लोगों की एक चिंता का विषय बने, ये चर्चा का विषय बने, क्योंकि जिस प्रकार से ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल हो रहा है ये सस्टेनेबल बिल्कुल नहीं है। अब दो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होने वाली हैं, ये दोनों चीज़ों को आप एक बार देख लीजिएगा, अपने दिमाग में रख लिए। फ्यूचर में हम इसके बारे में बात करेंगे। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ग्राउंड वाटर की टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये मई 2020 में होगी, यानी कि नेक्स्ट मंथ होने वाली है। तो दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट वन। ये इंपॉर्टेंट है, जस्ट होल्ड द थॉट इन योर माइंड। फ्यूचर में जब ये मीटिंग होगी तब हम इसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। और दूसरी जो मीटिंग है वो इस साल के अंत में होने वाली है, यूनाइटेड नेशन की वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर। दोनों जो है वो ग्राउंड वाटर के ऊपर है। यू कैन इमेजिन कि ग्राउंड वाटर को लेकर इंटरनेशनल इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही है। इट सेल्फ इंडिकेट्स कि ग्राउंड वाटर जो है वो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ग्राउंड वाटर जो है, जिन जगहों पर पानी की शॉर्टेज हो जाती है, लेट्स से टेम्पररी शॉर्टेज है, तो सबसे एक सेफ जो तरीका है पानी को पहुंचाने का दैट इज़ ग्राउंड वाटर। राइट, ग्राउंड वाटर में जो पानी स्टोर्ड है तो वो उस पानी का इस्तेमाल करके आप टेम्पररी शॉर्टेज को डील कर सकते हैं। फिर एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में ग्राउंड वाटर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी मेकिंग, यानी कि हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या फिर हमारी जो नीतियां हैं, उसमें हमने जितना इम्पोर्टेंस ग्राउंड वाटर को देना चाहिए उतना अनफॉर्चुनेटली नहीं दिया है। अब सीरियस इश्यूज की बात करें तो डिप्लीशन ऑफ स्टोर्ड ग्राउंड वाटर, यानी कि जितना पानी है ग्राउंड वाटर में ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। दिस इज नंबर वन इश्यू। नंबर टू इज डिटीरियोरेशन ऑफ क्वालिटी, के सिर्फ क्वांटिटी नहीं, अगर क्वांटिटी कम हो रही है और क्वालिटी भी कम हो रही है तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ा चिंता का विषय है। कई जगहों पर ऐसा भी होता है कि क्वांटिटी अच्छी है लेकिन क्वालिटी खराब है, तो ये भी चिंता का विषय ही है। तो हमारे देश में तो ये दोनों चीज़ें हो रही हैं। स्टोर्ड ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लीट हो रहा है, यानी कि क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज धीरे धीरे ग्राउंड वाटर जो है वो खत्म हो रहा है। अब ग्राउंड वाटर का एक फ़ायदा जो है वो ये है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है या फिर ड्राउट जैसी सिचुएशन है तो भी आपका सरफेस वाटर, आपकी नदियाँ सूख जाएगी, तालाब सूख जाएंगे, लेकिन ग्राउंड वाटर जैसा है वैसा ही रहेगा। हाँ, वो बात अलग है कि वो रिचार्ज नहीं होगा अगर बारिश नहीं हुई है तो, बट एटलीस्ट वो इवापोरेट नहीं होगा। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये एक बेनिफिट, एडेड बेनिफिट है ग्राउंड वाटर का। और क्लाइमेट चेंज से काफ़ी रेजिलियंट है क्योंकि ये ऑलरेडी स्टोर्ड होता है। राइट, ज़मीन के नीचे स्टोर्ड होता है, तो कंपेयर टू अदर सोर्सेस ये काफ़ी रेजिलियंट होता है क्लाइमेट चेंज की इफेक्ट से। अब कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। आई एम श्योर आपको याद होगा कि चाइना और भारत दोनों से, चाइना और यूएसए दोनों को मिला ले तो उससे भी ज़्यादा ग्राउंड वाटर जो है वो भारत एक्सट्रैक्ट करता है। मैंने कई बार ये फैक्ट आपको बताया है। और यहाँ पर है आंकड़ा, 2017 का ये आंकड़ा है। एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन भारत ने कितना किया? 248.69 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। दिस मेक्स इंडिया द लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल अगर कोई देश करता है तो वो देश है हमारा भारत। और देखिए यहाँ पर 89% ये ग्राउंड वाटर जो है वो हम खेती बाड़ी के लिए यूज़ करते हैं। इतना ज़्यादा पानी हमें चाहिए ही नहीं। आई वुड हाईली रिकमेंड कि हम इज़राइल जैसे देश से कुछ सीखें कि कम से कम पानी से आप ज़्यादा
प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है पता है, अब वो जो पंप्स आ चुके हैं, जो सबमर्सिबल पंप्स हैं, ये सारी टेक्नोलॉजीज काफ़ी अच्छी हो गई है, राइट। आपका जो वेल है, कुआं है, तो वो और ज़्यादा गहरा बनाया जाता है उसको, और पानी निकालने की जो मोटर्स होती हैं वो भी काफ़ी हेवी आ चुकी हैं, तो ज़्यादा पानी निकाला जाता है। ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सब्सिडी मिलती है, राइट। अब सोलार पंप्स आ चुके हैं पानी निकालने वाले। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से किसान जो हैं वो उतना ज़्यादा पानी के बारे में सोचते नहीं है। वो पानी निकालते हैं और पानी को बस स्प्रेड करते रहते हैं। लेकिन क्या इतना ज़्यादा पानी जेन्युइनली चाहिए हमें क्रॉप प्रोडक्शन के लिए? द आंसर इज़ नो। तो यहाँ पर सस्टेनेबल यूज़, और अगेन जब भी यूज़ की बात आती है तो मैं हमेशा कहता हूँ, एंड दिस इज मीन्स इसका कोर ही होता है, ये एक हैबिट, एक खेती बाड़ी करने की भी एक हैबिट हो गई है कि इतना पानी तो हम यूज़ करेंगे, लेकिन जेन्युइनली वो उतना नहीं यूज़ करना पड़ता। तो यहाँ पर ये हैबिट चेंज करने की ज़रूरत है। तो 89% सिर्फ खेती बाड़ी में, इरिगेशन में यूज़ होता है, बाकी का जो है वो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़ में किया जाता है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है उसने एक लिमिटेशन रखी है। उसने ये कहा है कि अगर कहीं से आप पानी निकाल रहे हैं, लेट्स से किसी एरिया में ग्राउंड वाटर जो है उसको निकाला जाता है, तो जो एन्युअल रिप्लेनिशेबल रिचार्ज है, जितना पानी एन्युअली वहाँ पर रिचार्ज होगा, तो उसका 70% से कम ही आपको निकालना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं निकालना है। ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने ये आंकड़ा दे दिया है। लेकिन क्या हमारे देश में इसको फॉलो किया जाता है? द आंसर इज नो। 2004 में देखिए हम ओवरऑल 58% जितना निकालते, जो 70% से कम की बात कही थी, तो ऑन एन एवरेज 58% निकालते थे। ये इंक्रीज होकर 63% पहुंच गया। और कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहाँ पर तो 70% से ज़्यादा। इनफैक्ट आप रेंज देखिए, 71% से 385% की रेंज है। तो ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। और नीति आयोग ने एक्सट्रैक्शन वैल्यू जो है उसका टारगेट रखा है कि 2030 तक हम 70% तक ये टारगेट लेकर आएंगे। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि क्वांटिटी ही नहीं, क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है। अब क्वालिटी वाइज बात करें तो बहुत सारी जगहों पर ये नाम याद रखने हैं आपको, राइट। फ्लोराइड, आयरन, सैलिनिटी, नाइट्रेट और आर्सेनिक कंपोनेंट, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें अब पानी में देखने को मिली है। और 335 डिस्ट्रिक्ट्स में नाइट्रेट पॉल्यूशन देखने को मिला है। ये 2006 में 109 डिस्ट्रिक्ट्स में मिला था, अब ये और ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, और इसकी इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारे हेल्थ पर होती है। और ये सारी चीज़ें एंथ्रोपोजेनिक यानी कि लोगों की वजह से हमारी जो आदतें हैं, हम जिस प्रकार से पानी का इस्तेमाल करते हैं, थिंग्स लाइक दैट। ये नॉट जस्ट पानी, बट इस दुनिया में लेट्स से बिल्डिंग क्रिएट की आपने, जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से ये नाइट्रेट्स जो हैं वो पानी में मिल रहे हैं। और कई जगहों पर बायोलॉजिकल कंटामिनेशन, कि नदियों में पानी का एनालिसिस किया गया तो पता चला कि बायोलॉजिकल चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली, यानी कि दवाई, और इसकी दवाई बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं तो अपना केमिकल्स और ये सारी चीज़ें वहाँ पर बहा देते हैं। फिर एक मिहिर शाह कमेटी थी 2016 में, सेंट्रल वाटर कमीशन और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड को एक हो जाना चाहिए, ये रिकमेंडेशन दिया था मिहिर शाह कमेटी ने 2016 में। तो इस कमेटी का नाम याद रखना, ये पानी के साथ जुड़ी हुई एक कमेटी है, राइट। तो अब हमें क्या चाहिए? अब हमें ये चाहिए कि लोकल लेवल पर प्लान्स जो हैं, मीन्स जो भी अलग अलग पानी के सोर्सेस हैं, जैसे कि रेन वाटर, सरफेस वाटर, सॉइल वाटर, ग्राउंड वाटर, ये सारे अलग अलग सोर्सेस को कवर करके लोकल प्लान्स बनाया जाए। फिर हमें ये समझना होगा कि ये एक क्रिटिकल जोन होता है। क्रिटिकल जोन ऐसा जोन होता है जहाँ पर सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होती हैं और हम जीवन जीते हैं। सिर्फ हम ही नहीं, जितने भी पेड़ पौधे, फ्लोरा फोना, एवरीवन। तो ये जो ज़मीन पर एक जो बायोस्फीयर या फिर बायोस्फीयर जिसको कहते हैं, राइट, जहाँ पर पानी और ज़मीन और ये सारी चीज़ें इंटरेक्ट होती हैं, और तब जाकर यहाँ पर जो एक जीव, जो हम कहते हैं ना कुदरत, नेचर, तो नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए वी नीड वाटर फॉर श्योर, ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट। और एक जो मानसिकता है हमारे देश में, वो क्या है कि अगर आपके घर में सबमर्सिबल पंप है, अगर आप लेट्स से कि आपकी ज़मीन है और ज़मीन में से ऑयल निकलेगा, तो सरकार वो आकर ले लेगी, क्योंकि ऑयल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स।
ऑयल सरकार कहेगी ये ऑयल निकला है, ये लीजिए पैसे पकड़िए एंड गेट आउट, ये अब सरकार की प्रॉपर्टी है। लेकिन पानी जो है ये किसी सबमर्सिबल, अगर आपने मीन्स आपके घर में या फिर जो भी फार्मिंग की जगह है वहाँ पर अगर सबमर्सिबल आपने डाला है तो वो ज़मीन, वो पानी जो है वो आपका पानी नहीं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये हम सबका पानी है, और सिर्फ हमारा ही नहीं, इंसानों का नहीं, जितने भी जीव हैं ये सभी का अधिकार है इस पर। लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास है, क्योंकि लाठी हमारे पास है, तो हम कहते हैं कि भैंस भी हमारी है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लैंड ओनर का एक्सक्लूसिव राइट आ चुका है पानी पर, और उनको लगता है कि अनलिमिटेड सोर्स जो है वो उनके पास है, और फिर गाड़ी धोने के लिए, अपने मकानों को धोने के लिए, जिसमें हम रिसाइकल वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें हम फ्रेश वाटर का इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ये इस लेवल की अवेयरनेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। सिर्फ अवेयरनेस से कुछ नहीं होगा, हैबिट्स बदलनी पड़ेगी, लोग उसको इम्प्लीमेंट करें। इसके लिए टेक्निकल, इकोनॉमिकल, लीगल, गवर्नेंस के चेंजेस, और इसी के साथ लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन। यहाँ पर लोगों को दुश्मन नहीं, उनको मित्र बनाना है, उनको पार्टनर बनाकर, उनको समझाकर हमें आगे बढ़ना है। तो ऐसे कुछ स्टेप्स जो हैं वो डेफिनेटली हमें उठाने चाहिए इफ़ यू वांट टू ऑफ कोर्स सेव ग्राउंड वाटर। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया है। ऑस्ट्रेलिया टू अदर्स, ओजी राइट, ओजी, दैट इज ओजी टू अदर्स, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अब भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। सबसे पहले हमने यूएई के साथ साइन किया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि जहाँ तक हम ट्रेड पॉलिसी की बात करें तो हमारी जो व्यापार नीति है वो अब टॉप गियर में है। हम दूसरे देशों के फटाफट एक के बाद एक देशों के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। एक इंट्रीम डील जो है उसका मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो डू चेक इट आउट, तब आपको पता चलेगा कि एफटीए जो है वो क्या होता है। अब मैं यहाँ पर वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, राइट, वो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इंट्रीम ट्रेड डील और एफटीए क्या होता है तो वो मैंने समझा दिया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंट्रीम ट्रेड डील उसका नाम है। ओके, अब भारत जो है वो ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे सामान को ड्यूटी फ्री यहाँ पर अलाउ करेगा, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारत के प्रोफेशनल्स को अलाउ करेगा, क्योंकि ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है, ट्रेड इंक्लूड्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ट्रेड में आ जाती हैं। सिर्फ हम सामान ही नहीं बेचते ना, सेवाएं भी बेचते हैं। तो सेवाओं को बेचने के लिए इंसान होते हैं, लोग होते हैं। तो यहाँ पर हमारे लोग जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया जाकर काम कर पाएंगे, उनको इजी वीज़ा मिल जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जिन लोगों को ऑस्ट्रेलिया जाकर काम करना है उनके लिए। और इंडिया की जो रेडीनेस है, मीन्स हम वहाँ से सामान मंगवाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे लिए रॉ मटेरियल बहुत ही अच्छा हो जाएगा, कोल हैं, एल्यूमिनियम, मेटेलिक ओर्स, ये सारी चीज़ें हम ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर पाएंगे। फिर ऑस्ट्रेलिया की वाइन्स, वुल, शीप मीट, ऑनियंस, आलमंड्स और दूसरे ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे। और भारत से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया जाएगी। अब फ्यूचर में जब यूके के साथ हम एफटीए डील करेंगे तो उसमें भी हम कहेंगे कि हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, लोगों को वीज़ा इजीली मिल जाए। तो जो ऑस्ट्रेलिया ने ये छूट दी हमें, यूएई ने दी है, तो आप भी हमें ये बेनिफिट दीजिए। ऐसा हम यूके के साथ भी करेंगे। हम जो यूरोप के साथ एफटीए होने वाला है मिड 2023 में, लगभग एक साल के बाद, समवेयर अराउंड एक साल ये होगा। और अराउंड उसी टाइम इंडिया और यूएसए के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील होगी तो उसमें भी भारत कहेगा कि भारत के लोगों को इजी वीज़ा मिल जाए। तो ये चीज़ जो है वो एक अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है इस डील में। ऑस्ट्रेलिया एफटीए रिमूव्स टैरिफ एडवांटेजेस इंडिया सफर्ड इन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स ऑफ लेबर इंटेंसिव गुड्स, जो लेदर और जेम्स एंड ज्वेलरी और ये सारी चीज़ों के ऊपर जो ड्यूटीज़ लगती थी, अब ये सारी ड्यूटीज़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया हटा देगा। तो भारत के लिए एक अच्छी बात है। और डेयरी प्रोडक्ट्स, राइस, व्हीट, शुगर, एप्पल, आयरन, ये कुछ ऐसी आयरन और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको एक्सक्लूड किया गया है, इसको डील में ऐड नहीं किया गया, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में ऑस्ट्रेलिया बहुत ही आगे है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया का मिल्क, चीज़, पनीर एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें भर भर कर यहाँ पर आ जाएगी और उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, इंपोर्ट ड्यूटी, तो फिर हमारे देश के जो किसान हैं और जो एनिमल हस्बेंड्री के साथ जुड़े हुए लोग हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो भारत ने इस चीज़ को डील में से बाहर रखा है। तो दोनों ने एक दूसरे की सेंसिटिविटीज़ को यहाँ पर समझा है।
और ये सिर्फ ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो दोनों देश एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं। चाइना जो है वो जिस प्रकार से इंडो पैसिफिक रीजन में एक्सपांड हो रहा है, डोमिनेंस करने की कोशिश कर रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया भी इससे परेशान है। और ऑफ कोर्स वी नो के दोनों देश जो हैं वो क्वाड के मेंबर हैं। और भारत जो है वो मैन्युफैक्चरिंग बैंड वैगन में, यानी कि भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहता है। तो इसमें इस प्रकार की डील्स जो हैं ऐसे देशों के साथ, यूएई के साथ, ना ऑस्ट्रेलिया, देन यूके, देन ईयू, देन यूएसए, तो इतने बड़े बड़े देशों के साथ और रीजन्स के साथ इस प्रकार की डील्स करना जो है इंडिकेट्स के ये सारे देश जो हैं वो अपना प्रोडक्शन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भारत को देंगे। तो इट्स अ विन विन फॉर every one of us. So that's everything. Now let's move on to next topic. टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, डी सुब्बाराव साहब ने ये आर्टिकल को लिखा है। वो पहले आईएएस ऑफिसर थे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं। उनके कई आर्टिकल्स को हमने देखा भी है। एक मैंने आईएएस के ऊपर, आईएएस हैज फॉलन, ऐसा एक टॉपिक जो है वो मैंने बनाया था और बताया था कि क्या क्या इश्यूज है ब्यूरोक्रेसी के। ये वीडियो अवेलेबल है इसी चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन चेक इट आउट। बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपीएससी और स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इस आर्टिकल को भी मैंने जो रेफरेंस लिया था आर्टिकल का वो भी डी सुब्बाराव साहब का ही था। लेकिन आज का जो ये आर्टिकल है ये डॉलर के ऊपर है। वी नो के रशिया के ऊपर वेस्टर्न वर्ल्ड ने सैंक्शंस लगा दिए हैं और इराक, ईरान, नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला, क्यूबा, बहुत सारे ऐसे देशों पर सैंक्शंस लगाए थे। और ये सारे सैंक्शंस इसलिए पॉसिबल हैं क्योंकि ये सारे देश और ख़ास करके जो ग्लोबल इकोनॉमी और फाइनेंस जो है वो डॉलर का इस्तेमाल करता है। तो इसकी वजह से यूएसए का एक अपर हैंड रहता है। ग्लोबल ट्रेड में डॉलर का इस्तेमाल होता है। 2/3 जितना ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो भी डॉलर में है और जो कर्ज है वो भी डॉलर में ही होता है, डॉलर में ही पे करना पड़ता है। तो डॉलर का एक डोमिनेंस जो है वो एक लंबे समय से रहा है और इसकी इम्पैक्ट ये होती है कि वॉल स्ट्रीट, यहाँ की वहाँ की जो यूएसए की स्टॉक मार्केट है, उनके सेंटिमेंट्स अगर पॉजिटिव हैं तो फिर दुनिया भर की जो इकोनॉमीज हैं उनकी स्टॉक मार्केट के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहती है। अगर यूएस फेडरल रिजर्व यानी कि वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है, जस्ट लाइक अवर आरबीआई, अगर वो पैसों का फ्लो इंक्रीज करती हैं या फिर डिक्रीज करती है तो इसकी इम्पैक्ट भी पूरी दुनिया के ऊपर हमें देखने को मिलती हैं। स्विफ्ट की बात करें तो भले ही ये यूरोप बेस्ड है लेकिन इसमें जो डोमिनेंस है वो अमेरिकन बैंक्स का ही है। तो ये सारी चीज़ें क्यों पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ डॉलर। अब ट्रंप साहब के टाइम पर उन्होंने उनके कार्यकाल में उन्होंने हुआवे नाम की जो कंपनी है उसके ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात बताई और कहा कि जो भी उनको सप्लाई कर रहे हैं और जो उनसे खरीद रहे हैं तो उनको डॉलर बेस्ड बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम से निकाला जाएगा। तो इसकी वजह से हुआवे के ऊपर वो प्रेशर क्रिएट कर पाया अगेन, क्योंकि डॉलर में ही सारी चीज़ें होती हैं। तो एक प्रकार से लंबे समय से यूएसए ने डॉलर का इस्तेमाल जो है वो एक हथियार के तौर पर किया है कि किसी भी देश की इकोनॉमी को या फिर उनकी सरकार को कोई बात मनवानी है, उनके ऊपर फोर्स करना है तो सैंक्शंस लगा दीजिए, क्योंकि वो डॉलर्स में बिजनेस कर रहे हैं तो सैंक्शंस जो हैं वो इजीली एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो कई बार ये बात कई बार अलग अलग देशों ने, अलग अलग ग्रुप्स ने कहा है कि अब हमें डॉलर के बाहर, डॉलर का जो डोमिनेंस है उसके बाहर निकलकर अपनी खुद की करेंसी या फिर कोई एक पर्टिकुलर करेंसी को लेकर हमें ट्रेड करना चाहिए ताकि डॉलर की इम्पैक्ट हमारे ऊपर उतनी ज़्यादा ना हो। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर ऐसा कभी भी किया है या फिर कोशिश की है या फिर अब करेंगे तो क्या इसमें सक्सेसफुल होंगे? इसी सवाल का जवाब जो है वो आज हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वाया दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। देखिए, सिर्फ डेवलपिंग देशों ने नहीं, कई बार तो यूरोपियन देशों ने, जो अमेरिका के मित्र देश हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि ये डॉलर का डोमिनेंस जो है वो ख़त्म होना चाहिए। जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी 2008 में तो ये सारी चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई? अमेरिका में स्टार्ट हुई थी। इसमें दुनिया के दूसरे देशों का कोई हाथ नहीं था, लेकिन सभी देशों के ऊपर इसकी एक इम्पैक्ट आई। ग्लोबल रिसेशन आया और ये रिसेशन क्यों आ पाया? अगेन बिकॉज ऑफ डॉलर। और उस टाइम पर फ्रांस के जो प्रेसिडेंट सरोस्की थे तो उन्होंने G20 की मीटिंग के दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि अब हमें एक अल्टरनेटिव करेंसी के बारे में सोचना चाहिए, लेट्स से यूरो के बारे में सोचना चाहिए कि सारी चीज़ें डॉलर में ना हो, हम यूरो का इस्तेमाल करें। लेकिन ये प्लान जो है वो उनका फेल रहा। कई ऐसे जो देश हैं वो ये कहते हैं कि क्या हम चाइना की जो रेनमिनबी जो करेंसी है चाइना की, क्या हम इसका एक अल्टरनेटिव के तौर पर डॉलर के अगेंस्ट में या फिर एक अल्टरनेटिव, एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर क्या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? द आंसर इज़ नो, क्योंकि चाइना भले ही
इतनी बड़ी इकोनॉमी हो चुका है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस जो है वो लोगों का चाइना के पर नहीं आता, क्योंकि चाइना की ये जो करेंसी है ये मार्केट डिटरमाइंड नहीं है, चाइना की सरकार इसको कंट्रोल करती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। और इनफैक्ट अफ्रीका में जो लोन दी है चाइना ने वो भी डॉलर्स में दी है, तो चाइना खुद अपनी करेंसी का इस्तेमाल दूसरे देशों में नहीं कर रहा है, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि चाइना जो है वो ऑप्शन तो हमारे पास नहीं है। आज से 50 साल पहले प्रेसिडेंट निक्सोन जो थे यूएसए के, तो उन्होंने ये कहा था कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड रखा जाता है जो एक्सचेंज रेट के लिए, तो उसको हटाने की बात उन्होंने बताई थी। और उस टाइम पर बार बार ये बात आई है कि अब डॉलर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और दूसरी करेंसीज जो हैं वो आ जाएगी। हाल ही में जो गीता गोपीनाथ हैं आईएमएफ के, उन्होंने भी ये कहा कि जो सैंक्शंस लगाए गए हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे देश जो हैं वो अब छोटे ब्लॉक्स बनाएंगे, छोटे बड़े देश मिलकर ब्लॉक्स, यानी कि 5 देशों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया, 10 देशों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया, और लेट्स से कि ये तय करेंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल लेट्स से कि सार्क के देश या फिर बिम्स्टेक के जो देश हैं, तो बिम्स्टेक के देश ये तय करेंगे कि हम इंडियन रुपीज में रशिया के साथ ट्रांजैक्शन करेंगे, लेट्स से। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा गीता गोपीनाथन ने एक एग्जाम्पल दिया है, और अगर ऐसा होगा तो डॉलर की जो डोमिनेंस है तो ये कम हो सकता है, ऐसा उन्होंने बताया है। और कई लोगों का ये भी कहना है कि क्रिप्टो करेंसी के आने की वजह से डॉलर का जो डोमिनेंस है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हकीकत तो ये है, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, बार बार जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो डॉलर के डोमिनेंस को ख़त्म करने की बात आती है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, आप खुद देखिए, हर जगह पर आप देखेंगे कि अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो हर जगह पर हैं। आप कोका कोला का एग्जांपल देख लीजिए, राइट। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर स्वच्छ पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, लेकिन वहाँ पर फ्रिज में कोका कोला होती है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, राइट, पानी की शॉर्टेज है, लेकिन कोका कोला वहाँ पर फ्रिज में, या फिर कोका कोला के प्रोडक्ट्स वहाँ पर हैं। खाने पीने की चीज़ों को देख लीजिए आप। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंड्रॉयड एंड एप्पल, लेकिन इसके अलावा भी जो बहुत सारे कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं, तो ये सारी तो अमेरिकन कंपनीज का हमेशा से एक डोमिनेंस रहा है। फिर अमेरिका जो है वो खुद एक कंज्यूमर कंट्री है, उनको दुनिया के अलग अलग देशों से बहुत सारा सामान जो है वो अमेरिकन मंगवाते हैं, तो वो पेमेंट डॉलर में ही करते हैं, तो उनका डोमिनेंस तो मुझे लगता है एक लंबे समय तक अभी भी रहेगा, राइट। और सेफ हेवन एसेट के लिए भी डॉलर का इस्तेमाल होता है। तो भले ही ये क्रिप्टो करेंसी की बात आए या फिर दूसरी करेंसीज की बात आए या फिर ब्लॉक बनाकर बिजनेस करने की बात आए, लेकिन डॉलर का डोमिनेंस जो है वो इजीली इतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा। लेट्स से आने वाले 10 सालों तक तो ये डोमिनेंस रहेगा ही रहेगा। फिर फ्यूचर में कुछ अगर होता है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के लिए बात करें, 10 साल इज़ अ शॉर्ट टर्म व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबल सिनारियो। तो अभी तो लगता है, मीन्स एज पर दिस आर्टिकल एज वेल, ये आर्टिकल भी यही कहता है कि इसका डोमिनेंस जो है वो नहीं जाएगा, अवेलेबल है। एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, एटॉम निर्भर इंडिया, राइट। जो आत्मनिर्भर है तो इसका एटॉम निर्भर कर दिया है। एज वी नो के रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्रूड की प्राइस क्या हो चुकी है, पेट्रोल डीजल की प्राइस के बारे में हमने कई बार बातचीत की है, तो आई एम नॉट गोइंग टू मच इनटू इट, लेकिन वी नो कि हमारी इकोनॉमी के ऊपर इसकी बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिली है। इसी के साथ साथ आईपीसीसी का रिपोर्ट जो आया है वो कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है, इसमें ये जो एनर्जी सेक्टर है, खास करके फॉसिल फ्यूल जो है, इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में। और भारत जो 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन अचीव करना चाहता है, तो इसके लिए कुछ बड़े बड़े चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल के लॉजिस्टिक्स, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल होता है, तो इसको हमें रिन्यूएबल की तरफ ले जाना पड़ेगा। फिर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जो है, तो इसका रिलायंस जो फॉसिल फ्यूल खास करके कोयले पर है, तो इसको भी हमें कम करना पड़ेगा। तो ये जो ट्रांजिशन है टू रिन्यूएबल एनर्जी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे देश में सोलर एनर्जी को काफ़ी पुश दिया जा रहा है, काफ़ी सपोर्ट दिया जा रहा है, जो एक पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ सोलर एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी जो है ये पर्याप्त नहीं है। एज पर अनिल काकोडकर, जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के फॉर्मर चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है, एंड पे अटेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है उन्होंने, इंडिया कैंट मीट इट्स नेट जीरो कमिटमेंट विदाउट न्यूक्लियर पावर। जो नेट जीरो कमिटमेंट 2070 तक हमें अचीव करना है, तो ये हम अचीव नहीं कर पाएंगे विदाउट द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर की बात करें तो भारत की स्टार्टिंग बहुत ही अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे
जैसे समय आगे बढ़ता गया हमारी जो ग्रिप है इसके ऊपर ड्रॉप होती गई। आज टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो हम जनरेट करते हैं, एक अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए याद रखने के लिए। कई बार आपको ऐसे प्रश्न एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा हम एनर्जी किससे पैदा करते हैं, तो कोयले से। तो आपको रीअरेंज करना है, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, कोयला, सोलार, न्यूक्लियर एक्सेट्रा, हाइड्रो। तो आपको अरेंज करना है। तो आपको ये फैक्ट्स और आंकड़े जो हैं वो पता होने चाहिए, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज को हैंडल कर सकते हैं। तो एज फार एज न्यूक्लियर पावर कंट्रीब्यूशन इज कंसर्न, तो ये रहा आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर। टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो हम पैदा करते हैं उसका सिर्फ 3% न्यूक्लियर पावर से आता है। और टोटल हमारी कैपेसिटी आज कितनी है? 6780। याद रखने के लिए भी बहुत ईजी है, 6780 मेगावाट। तो वी आर प्रोड्यूसिंग जस्ट 6780 फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी, राइट। 2008 में इंडिया और यूएसए के बीच में सिविल न्यूक्लियर डील हुई। ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील थी। मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूं, लेकिन जब से भारत ने जो न्यूक्लियर बॉम्ब को ट्राई किया, पोखरण में जब हमने इसको ट्राई किया, तो उसके बाद भारत और यूएसए के रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब हो चुके थे। बहुत सारी डिस्कशंस हुई, बहुत सारी मीटिंग्स हुई, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाने की कोशिश की, लगाए भी गए थे कुछ हद तक। लेकिन फाइनली 2008 में इंडिया और यूएसए ने सिविल न्यूक्लियर डील साइन कर ली, और तब से भारत और यूएसए के रिलेशनशिप जो हैं वो चेंज हो गए हैं। और आज आप जानते हैं कि दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छे हैं। अब ये 2008 की इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील थी, उसके बारे में ये कहा जाता था कि अब भारत और यूएसए जो है वो मिलकर इस क्षेत्र में काम करेंगे। हमारे देश में बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं वो लगाए जाएंगे। और डेफिनेटली इसका एक फ़ायदा हुआ कि कजाकिस्तान, जिसके पास यूरेनियम ओर का बहुत बड़ा स्टॉक है, और कनाडा के पास न्यूक्लियर ओर है, तो इसकी सप्लाई जो है यूरेनियम ओर की, वो हमें इन दोनों देशों से मिलने लगी। लेकिन ये जो हमारे देश में अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर आपको लगाना है, या फिर किसी फॉरेन कंपनी की मदद से हम यहाँ पर एस्टैब्लिश करते हैं, तो रूल्स एंड रेगुलेशन में एक सिविल लायबिलिटी है। सिविल लायबिलिटी का मतलब ये है कि लेट्स से यूएसए की एक कंपनी ने हमारे देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया। इन केस अगर कुछ इसमें होता है, कोई लीक हो गया, कोई नेचुरल कैलेमिटी की वजह से यहाँ पर कोई डैमेज हुआ और रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो स्प्रेड होने लगा, तो जितना भी खर्च होगा, ये लायबिलिटी जो है वो किसकी होगी? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस फॉरेन कंपनी की जिस कंपनी ने हमारे देश में उस पर्टिकुलर न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना की है। तो ये एक चीज़ ऐसी है जिसको लेकर वेस्टर्न फर्म्स जो हैं, ये दे आर नॉट इंक्लाइंड। वो कहते हैं कि हम हमारी बेस्ट टेक्नोलॉजीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, हमने आपको सारी चीज़ें बता दी, आपके वहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप कर लिया। अब कुछ गलत हो जाता है, लेट्स से कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, जैसे जापान में फुकुशिमा हुआ, फुकुशिमा में जो सुनामी आई थी, तो अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाती है तो हम इसमें क्या करें? हमने तो बेस्ट आपको चीज़ें प्रोवाइड की थी। भारत कहता है नहीं, आपको सिविल लायबिलिटी जो है वो उठानी पड़ेगी। तो इस चीज़ को लेकर हमारे देश में ये जो पूरा प्लान था, ये मीन्स ये डील का जो फ़ायदा मिलने वाला था इस पर्टिकुलर डील का, तो ये प्रॉपर फ़ायदा जो है वो हमें नहीं मिल पाया है। हमारे देश में जो इलेक्ट्रिसिटी, जो मैंने आंकड़ा बताया 6780 मेगावाट, तो इसमें से 26% जो है वो कुडमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम पैदा करते हैं। और ये कुडमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो तमिलनाडु में है, और रशिया की मदद से हमने इसकी स्थापना की है। रशिया ने अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो शेयर की है। अब न्यूक्लियर एनर्जी के साथ जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, दूसरी चीज़ एमिशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तीसरी चीज़ रिस्क जो है वो भी एक्सेप्टेबल है। और सोलर एनर्जी की तरह यहाँ पर ग्रिड स्टेबिलिटी का कोई इश्यू नहीं है, यानी कि एक बार आपका पावर प्लांट स्टार्ट हो गया तो आप जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना कांस्टेंट पावर जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। अब ये तो बड़े बड़े जो कुडमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन अब न्यूक्लियर क्षेत्र जो है, पावर क्षेत्र, ये एक नई डायरेक्शन में जा चुका है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, जिसको SMRs कहते हैं। SMRs जो हैं, इसमें 300 मेगावाट की कैपेसिटी वाले छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए जाते हैं, और इनको बनाना भी काफ़ी क्विक होता है, और इसमें सिंपल डिज़ाइन इसकी रहती हैं, सेफ्टी भी काफ़ी अच्छी होती है, और कैपिटल कॉस्ट जो है वो भी कम होता है। तो ये भी इसके 3 इंपॉर्टेंट फ़ायदे हैं। SMR के 3 फ़ायदे क्या हैं? सेफ्टी, सिंपल डिज़ाइन और
कैपिटल कॉस्ट जो है वो कम है। तो ये 3 इसके फायदे, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। लेकिन हमारे देश में हमारी जो टेक्नोलॉजी है, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स, इनके माध्यम से हम ये एसएमआर्स क्रिएट नहीं कर सकते। एसएमआर्स की अगर बात करें तो ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, फ्रांस है, यूएसए हैं, तो इन देशों के पास जो टेक्नोलॉजी है तो ये एसएमआर के लिए बहुत ही अच्छी हैं। तो अभी ये लायबिलिटी को लेकर जो इश्यू चल रहा है, इसको हमें सॉर्ट आउट करना चाहिए। ये डेडलॉक हो चुका है, तो इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए और ज़्यादा हमें एसएमआर्स हमारे देश में क्रिएट करने चाहिए। क्योंकि अगेन लेट मी रिमाइंड यू, ये सारी बातचीत हमने क्यों की, क्योंकि एज पर द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी अनिल काकोडकर, भारत नेट जीरो कमिटमेंट अचीव नहीं कर पाएगा अगर हम न्यूक्लियर पावर को रिजेक्ट करते या फिर उसमें आगे नहीं बढ़ते हैं। तो विदाउट न्यूक्लियर पावर हम नेट जीरो को अचीव नहीं कर पाएंगे, राइट। सो दैट्स द रीजन व्हाई वी टॉक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आई होप थिंग्स आर क्लियर। सेफ्टी फर्स्ट, ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इट्स अबाउट मुल्ला पेरियार डैम। अब डैम को लोकेट करें उससे पहले ये एक लाइन जो है वो पढ़ लेते हैं। द सेंट्रल वाटर कमीशन, दैट इज CWC, उसका प्रपोजल एक आया है। द CWC's प्रपोजल टू लेट द मुल्ला पेरियार डैम्स सुपरवाइजरी कमिटी कंटिन्यू फॉर अ ईयर एसेंशियली मीन्स स्टेटस क्यो कंटिन्यूज। बहुत ही सिंपल, अगर आपको मुल्ला पेरियार डैम के बारे में कुछ नहीं पता है तो भी इट्स ओके, आज इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता चल जाएगी। अब ये सेंट्रल वाटर कमीशन ने क्या कहा है कि मुल्ला पेरियार डैम की जो एक सुपरवाइजरी कमेटी है वो आने वाले 1 साल तक कंटिन्यू करे। जो काम वो कर रहे हैं वो काम वो करते रहे, इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 साल के बाद क्या होगा वो हम देखेंगे। अभी तो आपको पता चल गया कि मुल्ला पेरियार डैम को लेकर एक सुपरवाइजरी कमेटी है, नाम से ही पता चल जाता है कि ये कमेटी जो है ये सुपरविजन करती है इस मुल्ला पेरियार डैम का, ठीक है। तो दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, आई एम श्योर आपको बेसिक चीज पता चल गई। अब बात करते हैं लोकेशन के बारे में। देखिए ये रहा केरला और ये रहा तमिलनाडु, और देखिए ये है उनकी बॉर्डर, ठीक है। तो ये हो गई केरला और तमिलनाडु के बीच की बॉर्डर। अब मुल्ला पेरियार डैम कहाँ पर है? इट इज हियर, यहाँ पर है। दिस इज मुल्ला पेरियार डैम, और यहाँ पर एक पेरियार टाइगर रिजर्व भी आप देख सकते हैं, इसी क्षेत्र में आता है ये मुल्ला पेरियार डैम। तो ये रहा डैम। अब डैम की खास बात मैं आपको बताऊं, ये डैम कहाँ पर है? एज यू कैन सी क्लियरली केरला में ये डैम लोकेटेड है। लेकिन ये डैम जो है इसको ऑपरेट कौन करता है? तमिलनाडु। इतनी इंफॉर्मेशन आप किसी को देंगे तो उनका लॉजिक ये कहेगा कि अच्छा एक राज्य जो है इसको ऑपरेट करता है लेकिन ये डैम जो है वो किसी दूसरे राज्य में है। ओके, प्रॉब्लम्स तो होने ही वाले हैं। ये स्ट्रक्चर जिस प्रकार, स्ट्रक्चर नॉट फिजिकल स्ट्रक्चर, लेकिन ये जो डैम एक जगह पर है और ऑपरेट कोई और करता है, ये सुनते ही पता चल जाता है कि यहाँ पर इश्यूज होंगे। एक बहुत ही फेमस तस्वीर है इस पर्टिकुलर डैम की, ये रहा ये डैम। अब एक और चीज़ यहाँ पर क्विकली ऐड कर दूँ, अगर आप पिछले 10 सालों के न्यूज़पेपर्स निकालेंगे, यू विल फाइंड एवरी सिंगल ईयर, एक भी साल ऐसा नहीं है कि मुल्ला पेरियार डैम जो है उसके बारे में ना लिखा गया हो, कुछ ना कुछ इसका आता ही रहता। तो ये एक पेरिनियल यानी कि एक फॉरएवर ग्रीन टॉपिक है, इसके बारे में तो पता होना ही चाहिए आपको, राइट। इसमें किसी भी एग्जामिनेशन में आप अपेयर कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मुल्ला पेरियार डैम एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। ओके, अब कुछ हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। 1887 में, लेट मी राइट इट डाउन ऑन अ वाइट पेपर, 1887 में इसको कंस्ट्रक्ट करने की कुछ शुरुआत हुई और आई थिंक 1895 में यह ख़त्म हो गया। तो यू कैन क्लियरली सी कि 125 ईयर से भी ज़्यादा पुराना ये डैम है। ओके, बहुत पुराना डैम है, ब्रिटिश राज में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। और अक्टूबर 1886 में महाराजा जो थे ट्रेवेनकोर के महाराजा और मद्रास प्रेसिडेंसी यानी कि ब्रिटिश राज, मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ और एग्रीमेंट में यह कहा गया था कि 999 ईयर्स के लिए ये ज़मीन जो है वो लीज पर दी गई है। ओके, और इसको फर्दर भी एक्सटेंड किया जा सकता है। तो फिर डैम कंस्ट्रक्ट होने लगा।
राइट। ट्रेवेनकोर में ये डैम था और मद्रास प्रेसिडेंसी को पानी की ज़रूरत थी, और फिर तमिलनाडु और देश आज़ाद हो गया 100 सालों के बाद, 50-60 सालों के बाद, और फिर राज्य बने, और राज्य बने तो आज की जो सिचुएशन है वो ये है, राइट। अब डैम जो है इसको लेकर जैसे मैंने आपको बताया एक बहुत ही डेकेड ओल्ड डिस्प्यूट है, हर साल हमें देखने को मिलता ही है ये टॉपिक। अब कौन क्या चाहता है उसको देख लेते हैं हम यहाँ पर। केरला जो है उसका प्रॉब्लम यह है, केरला को इस डैम से आपत्ति यह है कि ये डैम जो है एक तो बहुत पुराना डैम है, दूसरी चीज़ कि ये यहाँ पर है, लेट्स से कि ये हिली रीजन है, तो ये डैम यहाँ पर है और यहाँ पर केरला के बहुत सारे गांव हैं। तो अगर ये डैम टूट गया तो ये पानी पूरा यहाँ पर आ जाएगा और बहुत सारे गांव जो है, लाखों लोग जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, उनकी मृत्यु हो सकती है। तो ये नंबर 1 चिंता है केरला की। तमिलनाडु क्या कहता है? तमिलनाडु ये कहता है, जो डैम को कंट्रोल करने वाला राज्य है वो ये कहता है कि ये उनके 5 डिस्ट्रिक्ट के लोगों की लाइफलाइन है, क्योंकि यहाँ से पानी जो है वो फाइनली सुरुलियार में जाता है। सुरुलियार जो है ये वाईगाई रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। तो पहले पानी जो डाइवर्ट होता है तो पानी का इस्तेमाल पावर जनरेशन के लिए किया जाता है, और उसके बाद ये सुरुलियार, और सुरुलियार फाइनली वाईगाई रिवर में मिल जाती है। और 2.08 लाख हेक्टर जो है थेनी और दूसरे 4 डिस्ट्रिक्ट, तो ये तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो या इतने एरिया को 2.08 लाख हेक्टर को इरिगेट करने के लिए इस डैम का पानी जो है वो यूजफुल रहता है। और पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वो तो हमने लोकेट किया कि वो केरला में है। तो ये तमिलनाडु का पक्ष है, तमिलनाडु ये चाहता है। अब ये जो प्रपोजल रखा है, जो फर्स्ट पेज पर हमने देखा कि सेंट्रल वाटर कमीशन ने जो प्रपोजल रखा कि 1 साल के लिए आप इसको कंटिन्यू कीजिए, सुपरवाइजरी कमेटी जो है वो जैसे कर रही है काम वैसे करती रहे। इसका मतलब यह है कि जो चीफ सेक्रेटरी है तमिलनाडु के और केरला के वो अकाउंटेबल होंगे, और पैनल के मेंबर टेक्निकल एक्सपर्ट्स की पैनल जो है तो उसके साथ जुड़े रहेंगे। अब सेंट्रल वाटर कमीशन जो है वो ये कह रहा है कि एक एनडीएसए यानी कि नेशनल पे अटेंशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, नेशनल यानी कि सिर्फ मुल्ला पेरियार नहीं लेकिन दूसरे ऐसे डैम्स के साथ जुड़े हुए इश्यूज जो हैं वो भी ये एनडीएसए जो है वो हैंडल कर सकती है। तो इट्स गोइंग टू बी अ रेगुलेटरी बॉडी, और इसको डैम सेफ्टी एक्ट के तहत बनाया गया है। और सीडब्ल्यूसी का कहना यह है कि 1 साल के अंदर ये फुल्ली फंक्शनल एनडीएसए जो है ये फुल्ली फंक्शनल हो जाएगी। तो इस वजह से सीडब्ल्यूसी ने ये कहा है कि आप 1 साल के लिए, सुपरवाइजरी कमेटी जो है वो 1 साल के लिए इस चीज़ को कंटिन्यू करें। दूसरी जो तमिलनाडु की एक डिमांड है वो ये है कि इसका वाटर लेवल जो है ये 152 फीट तक होना चाहिए। बेसिकली ज़्यादा पानी जो है वो इसमें स्टोर करें, तमिलनाडु की डिमांड है। और केरला की डिमांड यह है कि ये बहुत ही पुराना डैम है, इसको एक नया डैम जो है वो बनाया जाए। अब सुपरवाइजरी कमेटी के बारे में ये कहा जाता है कि ये टूथलेस है। सुप्रीम कोर्ट ने भी लंबे समय से इस पर्टिकुलर डैम को हैंडल किया, लेकिन ग्रास रूट रियलिटी ये है कि प्रॉब्लम्स जो है वो चलते रहते हैं। लेट्स होप कि ये जो नेशनल कमेटी आएगी, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी जो है, तो इसके आने के बाद चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा सॉर्ट आउट हो जाएगी, मीन्स और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। लेट्स होप। अभी तो सुपरवाइजरी कमेटी है और एक पैनल है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, तो ये अलग अलग सब कमिटीज़ और कमिटीज़ जो हैं वो चीज़ों को हैंडल करती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पब्लिक का कॉन्फिडेंस जीतना। पब्लिक को ये पता चल जाना चाहिए कि अगर ये डैम का इस्तेमाल हो रहा है तो ये डैम जो है ये सेफ़ है, और इसको लेकर क्लैरिटी, जब तक आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक ये डाउट जो है वो जनरेट होता रहेगा, और फिर रूमर्स जो है वो होती रहेगी। कई बार ये रूमर्स आती रहती है कि ये डैम जो है वो उसमें क्रैक्स हो चुकी हैं, कभी भी ये फट सकता है, ये सारी चीज़ें। तो केरला के लोग जो है वो काफ़ी आतंकित रहते हैं इस डैम को लेकर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, और जो कमिटीज़ हैं वो टाइम टाइम पर मिलते रहे, और जो भी इश्यूज हैं वो सॉल्व करते रहे। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। ओके, मूविंग ऑन। BRI टर्बुलेंस, BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, राइट। चाइना का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। आपकी स्क्रीन पर ये प्रोजेक्ट है, और शी जिनपिंग जो है उनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। ये ट्रेड एंड कनेक्टिविटी तो है ही, इसी के साथ साथ BRI जो है वो यूरोपियन यूनियन की मार्केट, जो नई मार्केट्स हैं उनको कवर करने के लिए है।
जैसे बताया ट्रेड के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। चाइना का जो डेट है वो एब्रोड, यानी कि आप पैसे देंगे किसी को कर्ज में, जो कहते हैं ना फाइनेंस करेंगे पैसे, और आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और इंटरेस्ट के साथ साथ आपका स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस भी बढ़ता रहेगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए ये BRI जो है वो चाइना का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। अब आप देखिए कि जो लैंड रूट है उसको वन बेल्ट कहा जाता है, और जो सी रूट है उसको वन रोड कहा जाता है। मुझे पता नहीं, ये इसका नाम जो है वो दिमाग में बैठता ही नहीं, मीन्स आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक। इसको वन बेल्ट कहते तो क्या जाता है, मीन्स वन रोड वुड बी मच इजियर। ये लैंड पर चल रहा है तो इसको बेल्ट की जगह पर रोड कहते हैं, और जो समंदर से जा रहा है उसको बेल्ट कह देते। तो चलो ठीक है, वो उनकी चॉइस है, जैसा वो चाहे, उनका प्रोजेक्ट है। अब देखिए तो ये है रोड का रूट जिसको वन बेल्ट कहते हैं, और दिस इज वन रोड जो सी से जाता है। देख लीजिए, अब यूरोप तक ये यहाँ तक पहुंचने की बात है, और यहाँ से भी एक नया रोड है जो पोलर सिल्क रूट जिसको कहते हैं, कि जो आर्टिक ओशियन है, तो आर्टिक ओशियन से ये सारे अलग अलग नॉर्दर्न कंट्रीज जो है उनको कनेक्ट करने की बात है, नॉर्दर्न कंट्रीज को। ओके, तो सो फार ये चीज़ें आई होप क्लियर होगी कि आई एम श्योर दिस इज़ नॉट ए न्यू प्रोजेक्ट। अगेन लेट मी टेल यू, ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आपकी स्क्रीन पर आया, नहीं, बहुत बार आ चुका है, बहुत बार ये। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि मलाका स्ट्रेट है, ये वाला पोर्शन, ये छोटी सी नहर जो है इसको मलाका स्ट्रेट कहते हैं। तो एक तरफ है आपका मलेशिया, एक तरफ है इंडोनेशिया, और ये पतली सी नहर जो है ये चाइना का जो ऑयल है, लेट्स से चाइना ने यहाँ से ऑयल खरीदा, तो शिप यहाँ से होकर फिर मलाका से होकर फिर यहाँ पर आएगी। तो चाइना, ये जो BRI है उनके लिए एक अल्टरनेटिव भी है। फॉर एग्जांपल ये CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, भले ही ये जम्मू एंड कश्मीर में से निकल रहा है, लेकिन चाइना ने इसको बना लिया। बहुत ही गलत चीज़ की यहाँ पर चाइना ने, बट एनीवे। तो ये मलाका अगर क्लोज हो जाए, बंद हो जाए, तो चाइना के पास दूसरे ऑप्शंस भी रहेंगे कि यहाँ से तेल जो है वो कंटेनर्स यहाँ पर पहुँचेंगे, और फिर यहाँ रोड और रेल के माध्यम से कश्मीर और चाइना में पहुँच जाएंगे। तो ये भी एक रीजन है। ट्रेड, जैसे मैंने आपको बताया ना, फाइनेंस, ट्रेड, राइट, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना, और एनर्जी रूट के लिए एक अलग से जो मलाका डिलेमा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक न्यू रूट। अब यूक्रेन वॉर जो हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा पोर्शन चाइना का जो निकल रहा है इसका, तो ये रशिया से होकर दूसरे देशों तक पहुंचता है। तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे, तो इसकी वजह से चाइना का ये रूट जो है वो इश्यूज फेस कर सकता है। दूसरी चीज़, श्रीलंका को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, राइट। लग रहा था कि पैसे आएंगे तो मिरेकल हो जाएगा, यहाँ पर चमत्कार हो जाएगा, लेकिन चमत्कार ये हुआ कि चाइना के पैसे फंस चुके हैं, और ये सारे देश जो हैं वो भी इकोनॉमिक क्राइसिस से, पाकिस्तान और श्रीलंका, गुजर रहे हैं। अफ्रीका के भी बहुत सारे देशों में कंप्लेन है कि फैक्ट्रीज आपने लगा दी, लेकिन ये फैक्ट्री जो है उसमें आप लोकल लोगों को तो काम नहीं दे रहे हैं, फिर इकोनॉमिक गवर्नेंस जो है वो भी काफ़ी पुअर है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं ऑलरेडी BRI के। और USA जो है, USA, यूरोपियन यूनियन, ये कुछ देश मिलकर, और ये और G7 ग्रुप जो है वो ये सोच रहा है कि अब रशिया पर सैंक्शंस लगाए जाए, उनको सारे ग्रुप्स में से निकाला जाए। तो ये एक राइट वक्त है हमारे पास, भारत और अमेरिका जैसे देशों के पास, कि हम ये BRI अभी तकलीफ में चल रहा है, तो हम ब्लू डॉट नेटवर्क और बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जो है ये चाइना के खिलाफ लॉन्च कर सकते हैं। इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ये लॉन्च हो चुका है लेकिन इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और लाइक माइंडेड देश जो हैं उनके बीच में एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, ताकि BRI जो है उसको काउंटर किया जा सके। अभी BRI जो है वो सबसे वीकेस्ट पोजीशन पर नज़र आता है। तो कहते हैं ना, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। दिस इज द राइट टाइम फॉर डिस्ट्रॉइंग BRI। ब्रिक्स एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। ब्रिक्स जो है इसकी स्थापना की गई जब, या फिर ब्रिक्स का जैसे जैसे फॉर्मेशन होता गया, तो जो सोचा नहीं था आज उस डायरेक्शन में ब्रिक्स जो है वो जा रहा है। पहले ब्रिक्स जो है वो इकोनॉमिक कंसिडरेशन नहीं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स की वजह से रशिया और चाइना जो है वो एक दूसरे के नज़दीक आए। फिर दोनों ये RC बने जब, तो उसके बाद कुछ समय के बाद इंडिया इसमें ज्वाइंट हो गया, तो RIC बन गया ये। फिर ब्राज़ील ज्वाइंट हुआ तो BRIC बना, और फिर साउथ अफ्रीका ज्वाइंट हुआ फाइनली, तो BRICS, ब्रिक्स बन गया ये, राइट। अब ये जो ब्रिक्स हैं उसका मेन जो एक पर्पस था वो ये था कि ये सारे के सारे ब्रिक्स नेशंस जो हैं ये डेवलपिंग देश हैं,
वेस्टर्न वर्ल्ड से काफ़ी अलग है। और वेस्टर्न वर्ल्ड की एक हेजीमोनी थी, एक उनकी जो पकड़ थी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की हिस्ट्री को देखेंगे तो इसमें किस देश का सबसे ज़्यादा एक प्रभाव रहा है, तो दैट इज़ यूएसए। के यूएसए के ही चीफ जो है वो, यूएसए के ही लोग जो है वो ज़्यादातर डब्ल्यूबी और आईएमएफ में अच्छी अच्छी पोस्ट पर थे, उनकी ही चलती थी। तो एक प्रकार से ये वेस्टर्न वर्ल्ड ही अलग अलग देशों को जब भी फाइनेंस की ज़रूरत होती थी तो ये प्रोवाइड करता था। फिर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस, उनकी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देना, ये सारी चीज़ें जो है वो एक लंबे समय से चलती आ रही थी। फिर ब्रिक्स देश जो है धीरे धीरे जैसे ये डेवलपिंग स्टेटस मीन्स डेवलपिंग होते गए, तो उन्होंने सोचा कि एक अल्टरनेटिव सिस्टम हम क्रिएट करें, राइट। कि ये जो नॉन वेस्टर्न स्टेट्स हैं ये मिलकर एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्रिएट करें, और जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ट्रेडिशनल यानी कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, तो उनको एक प्रकार से ऐसा नहीं नेगेटिवली, लेकिन एक ऑप्शन के तौर पर भी एक नई सिस्टम भी होनी चाहिए और उनको चैलेंज भी करना था। तो ब्रिक्स ने एक ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की $100 बिलियन से, और अलग से $100 बिलियन भी रखे गए एज एन फॉर अल्टरनेटिव पर्पस, के कोई नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड के देश हैं, उनको पैसों की ज़रूरत है इमरजेंसी के टाइम पर, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है एक्सेट्रा, तो आपको ये ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक जो है वो भी लोन देगी। तो अब लेट्स से श्रीलंका है, तो श्रीलंका के पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगे कि वो आईएमएफ के पास भी जा सकता है, वो वर्ल्ड बैंक के पास भी जा सकता है, और वो ब्रिक्स बैंक के पास भी, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के पास भी आ सकता है, और सबसे बेस्ट जो डील मिलेगी उसके पास से लोन लेकर आगे बढ़ सकता है। और लोन के साथ साथ क्या होता है कि इन सारे देशों का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस जो है वो भी बढ़ता जाता है। तो ये ब्रिक्स के राज्य जो है उनकी स्टार्टिंग जब हुई तो वो यही था कि पहले रशिया और चाइना का जो मिलाप हुआ वो जियोपॉलिटिक्स को लेकर था, लेकिन उसके बाद अब नई नई चीजें इसमें ऐड होती गई। अब देखिए ये सारे देशों की वेस्टर्न वर्ल्ड से एक प्रकार की हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक डिसएग्रीमेंट्स भी हैं। ब्राजील की बात करें जो लैटिन अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लेफ्ट सोशलिस्ट टेंडेंसीज हैं, और लैटिन अमेरिका के देश जो है वो नॉर्थ अमेरिका की जो डिक्टेट्स हैं वो कहता है ये करो वो करो, तो इससे ये सारे देश जो है वो काफ़ी नाराज रहते हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि अमेरिका जो है वो उनकी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करे। सेम थिंग गोज विद ब्राजील एज वेल, ऑफ कोर्स इट इज पार्ट ऑफ लैटिन अमेरिका। रही बात साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका में भी ऐसा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड की जब भी बात आती है तो पुराना जो साउथ अफ्रीका का जो इश्यू चल रहा था एपरथाइड का, ये सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। रशिया और इंडिया जो देश है तो अपनी खुद की मॉरल वैल्यूज पर चलते हैं, ना कि वेस्टर्न वर्ल्ड की मॉरल वैल्यूज पर। और ये जो यूक्रेन में इश्यू चल रहा है तो इट हैज प्रोवाइडेड एक नई तक है, एक नई अपॉर्चुनिटी है इन ब्रिक्स के पास, कि अब एक रियल मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है वो क्रिएट करने का एक चांस मिल रहा है। देखिए रशिया, इंडिया एंड चाइना जो है वो एक ट्रायंगल बना सकते हैं। देखिए मॉस्को के बिना रशिया को निकाल कर तो ये ब्रिक्स जो है वो ऑपरेट नहीं हो पाएगा, राइट। ना तो इंडिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ना तो चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका मिलकर कोई अलग ग्रुप बना सकते हैं। रशिया जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। और अब रशिया जो है वो अपना ऑयल एंड गैस अगर वेस्टर्न वर्ल्ड को नहीं बेच पाएगा, अभी तो यूरोप उनसे खरीद रहा है, लेकिन चाइना कह रहा है कि हम आपसे एनर्जी जो है वो खरीदने के लिए तैयार है। चाइना को एक नया सोर्स ऑफ एनर्जी मिल गया, डिस्काउंट पर ये सारी एनर्जी मिल रही है, और दोनों लैंड बाउंड्री भी शेयर करते हैं, तो पाइपलाइंस और ये सारी चीज़ें जो है वो चाइना स्थापित कर देगा, रशिया अपना गैस जो है वो डायरेक्टली चाइना को डिस्काउंट प्राइस में बेच देगा। तो ये बीजिंग और मॉस्को के बीच में एक नया एक्सिस जो है वो बनता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। दूसरी चीज़ आपको पता होगा कि भारत की बहुत सारी कंपनीज ने रशियन ऑयल एंड गैस सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट किया है, तो अगर नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है रशिया और चाइना के बीच में, तो भारत की कंपनीज जो है वो इन्वेस्ट करके भी यहाँ पर फायदा उठाना चाहेंगी, तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, हमारे लिए बिजनेस की नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी। इसके साथ भारत को भी डिस्काउंट में ऑयल देने की बात है, और रूपी रूबेल क्रॉस करेंसी पेयरिंग करने की हम बात कर रहे हैं। तो एक तरफ हम स्विफ्ट के मेंबर भी रहेंगे, और दूसरी तरफ हम रशिया के साथ बड़े लेवल पर हम उनके साथ बिजनेस भी करेंगे। तो ये भारत के लिए भी ये एक ऑफ कोर्स फायदे की बात है, और जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्काउंट में हमें ऑयल मिल रहा है, तो भारत इसका इस्तेमाल क्यों ना करे। दूसरी चीज़ कि हर जगह पर डॉलर का इस्तेमाल होता है, तो इसकी वजह से यूएसए जो है वो सैंक्शंस लगा सकता है, इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो अब एक अल्टरनेटिव करेंसी के तौर पर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि डॉलर को हटाकर इंडियन रुपी में पूरी दुनिया ट्रेड करेंगी, नहीं, लेकिन एटलीस्ट जितने देश अगर करना चाहे इंडियन रुपीस में वो हमारे साथ ट्रेड करने के लिए तैयार हैं,
तो डेफिनेटली इसको पुश करने की हमें ज़रूरत है, इसमें हमारा ही फायदा है। और आप देखिए ये न्यू दिल्ली ने जो हम एब्सटेन रहे, हमने वोटिंग नहीं की, तो अब हमारी प्रोफाइल थोड़ी इम्प्रूव हो गई है। जापान के पीएम यहाँ पर आए थे, आपको याद होगा, राइट। फिर ऑस्ट्रेलिया, यूएसए के इंपॉर्टेंट डेलीगेट्स आए थे, यूके के फॉरेन मिनिस्टर आ गए हैं। इनफैक्ट चाइना के वेंग यी जो हैं वो भी भारत की यात्रा पर आए थे। ग्रीस के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर आ चुके हैं, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं। ये सारे देशों के साथ ये रशिया और यूक्रेन वाला इश्यू जो है वो डिस्कस करता है भारत। तो धीरे धीरे भारत की प्रोफाइल जो है वो इम्प्रूव हुई है। सब कोई जानता है कि भारत के रिलेशनशिप जो है वो रशिया के साथ काफ़ी अच्छे हैं, तो वो अपने अपने पॉइंट्स जो हैं वो हमारे सामने रखते हैं और फिर हम भी उनकी बात सुनते हैं एक्सेट्रा। तो एनीवे वी आर इन स्पॉटलाइट, बट टुगेदर दिस आरआईसी जो है रशिया, इंडिया, चाइना, इसका फैक्ट ये भी है कि 22% ग्लोबल जीडीपी जो है ये 3 देश रिप्रेजेंट करते हैं, और टोटल जो गुड्स एंड सर्विस का एक्सपोर्ट है तो दुनिया का 16% जो है वो ये देश मिलकर करते हैं। तो अपने आप में ये 3 देश की पार्टनरशिप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली ये ब्रिक्स जो है वो अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है। जिस प्रकार से आप देखिए यूरोप में क्या हुआ कि यूरोप के बहुत सारे देश जो हैं वो अब एक अपना खुद का एक ग्रुप बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा था कि ये नेटो वेटो कुछ नहीं, हम खुद अपना खुद का यूरोपियन यूनियन जो है वो खुद अपना एक ग्रुप बनाए, हम हमारी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपने हाथों में ले। कई बार यूएसए ने ये भी कहा है कि हम किसी के कर आपके इश्यूज चल रहे हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज, तो सारी चीजें हम पर मत थोप दीजिए, हम सारी जगहों पर आ जा नहीं सकते। अफगानिस्तान एक एग्जांपल है कि सिर्फ अकेला यूएसए कुछ नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं शांति रहे तो आप भी अपने जेब में से पैसे निकालिए। तो अब ये थोड़ा बहुत डिवीजन जो हो चुका है, तो ब्रिक्स भी अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसको देखेगा और ब्रिक्स भी अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप के तौर पर रिप्रेजेंट करेगा और मल्टीपोलर वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ब्रिक्स के सामने आती है। आई होप ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उससे आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। तो दोस्तों ये था हमारा रिवीजन लेक्चर, एंड आई विल सी यू टुमारो, दैट इज ऑन मंडे। टिल देन एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय योर स्टडीज, स्टे क्यूरियस, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।